ग्लोबल हीट मैप के 9वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये पेशकश यूएसआई ऑफ इंडिया की तरफ से है, जिसमें हम एक हफ्ते के इंटरनेशनल और जो सामरिक इश्यूज हुए हैं एक हफ्ते में, उनको एनालाइज करते हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट्स किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं वो इसको अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट उनसे छूटा तो नहीं एग्ज़ाम के टाइम में। और ये हम तकरीबन 10 मिनट में कवर करते हैं, ताकि ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जो स्पेशल सबमिट हुई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ और अरब लीग की, और इज़राइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसका आखिरी अभी क्या हुआ है। उसी मुताबिक रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में हम बात करेंगे। चीन ने कुछ जो डिस्प्यूटेड फीचर हैं साउथ चाइना सी में, उनके ऊपर अपना अधिकार जताया है, उसके बारे में भी बात की जाएगी। कनाडा में जो भारत और कनाडा के जो संबंध में तकरार चल रही है वो अभी आगे भी चल रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी इलेक्शन जीते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट सामने आए हैं, और वो अपॉइंटमेंट उस जो अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है उसकी जो झुकाव है उसकी जाहिर करता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मणिपुर में फिर से थोड़ी सी अभी वायलेंस भड़क गई है, और उसको भी हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो अभी एक स्पेशल सबमिट हुई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की और अरब लीग की। ओआईसी में 57 कंट्रीज़ हैं और अरब लीग में 22 कंट्री। तो अब अगर एक तरीके से ये सबसे बड़ा एक इस्लामिक कंट्रीज़ का जमावड़ा है, और ये सब जो हैं मिल के इन्होंने जो मोहम्मद बिन सलमान हैं सऊदी अरेबिया के लीडर, वो उन्होंने ये मीटिंग चेयर की थी, और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है कि जो इज़राइल अभी जो कुछ भी कर रहा है वो एक जेनोसाइड है, और बातचीत होनी चाहिए और सीज़ फायर होना चाहिए, और उसके बाद इज़राइल को पैलेस्टीन से बाहर निकल जाना चाहिए, ऐसा इन सब का मानना है। अभी ये मीटिंग अभी ही क्यों हुई, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे पहले तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने वाला है अमेरिका में। ये सारे देश एक तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस इशू के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं इज़राइल के आसपास, चाहे गाज़ा में हुई, चाहे लेबनान में हुई, चाहे वेस्ट बैंक में हुई, चाहे बाकी जगह पे हो रही हैं, उससे ये सहमत नहीं है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहते हैं कि इसको जल्दी बंद किया जाए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी एक मैसेज है कि भाई जब आप कुर्सी संभालते हैं तो इसको आप जल्दी करके इस लड़ाई को ख़त्म कराएं। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कुछ अलग सिग्नल दिए थे, यानी कि अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर दी थी जेरूसलम में। तो उससे ये लगा कि भाई वो इज़राइल के बहुत ज़्यादा हक में है, और जो किसी और ने नहीं किया था। तो पूरे जेरूसलम को इज़राइल का हिस्सा मानते थे, और उनका ये कहना था कि भाई जो पैलेस्टीनियंस हैं वो कोई दूसरी जगह चुन लें और उसमें जो उसको कैपिटल बना ले, और उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, जो कि उन्होंने मंजूर नहीं किया। दूसरी चीज़, उन्होंने जो गोलन हाइट्स हैं, जो सीरिया का इलाका है, यूएन के हिसाब से वो सीरिया का इलाका है, लेकिन वो इज़राइल ने कब्जा किया हुआ है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मान लिया कि नहीं ये इज़राइल का है। तो एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका झुकाव नेतन्याहू की तरफ काफ़ी है, और जो ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ये उनको बताना चाहेंगे कि भाई अभी जो अगर एक तरीके से इज़राइल ज़्यादती कर रहा है तो आप इस ज़्यादती में उसका साथ ना दें और इसको बंद कराएं। तो इस किस्म से जो संकेत आ रहे हैं, उसी मुताबिक इसमें मध्यस्थता कर रहा था कतर दोनों के बीच में, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी सीज़ फायर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन लेकिन जो मध्यस्थता है, अभी कतर भी परेशान हो गया है मध्यस्थता करते करते, क्योंकि ना इज़राइल उसकी बात मान रहा है और हमस भी सीज़ फायर के हक में नहीं है। तब उन्होंने कहा है कि भाई अभी हम मध्यस्थता नहीं करेंगे,
ऐसा भी माना जा रहा है कि उन्होंने हमास को कहा है कि भाई आप यहाँ जो ठिकाने हैं आपके वो छोड़ दीजिए। हालांकि हमास ने इस बात की पुष्टि नहीं की। उसी मुताबिक एक और डेवलपमेंट देखा गया है कि इजराइल जो है वो सीरिया के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल ने जो भी कब्जा कर लिया था सीरिया की टेरिटरी उसको वो परमानेंट करना चाह रहा है और उसी मुताबिक वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको बनाएगा। इसी के साथ अभी चीन ने भी एक नई चीज की है कि साउथ चाइना सी में एक स्कारबेरो शोल करके एक फीचर है। उन्होंने कहा है कि ये फीचर मेरा है और ये फीचर जो है ये डिस्प्यूटेड है क्योंकि जो फिलीपींस की और चीन की दोनों की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपस में ओवरलैप करती है और अगर ओवरलैप करती है तो फिलीपींस का भी कहना है कि भाई ये तो हमारा है, ये उनका नहीं है। और इस हालत में चीन का ऐसा कहना, इसका एक बड़ा मकसद ये माना जा रहा है कि चीन कहता है कि जो साउथ चाइना सी है उसमें वो पूरा तकरीबन 80% मेरा है, क्योंकि उसने एक लाइन खींची हुई है जिसको 9 डैश लाइन कहा जाता है कि उसके अंदर जितना भी पानी है वो पूरा का पूरा मेरा है। और साउथ चाइना सी बिजी शिपिंग रूट भी है और साउथ चाइना सी में मिनरल्स भी काफ़ी हैं और काफ़ी चीज़ें, ऑयल भी ऐसा माना गया है कि उधर है। तो दोनों ही साइड बल्कि कई देश हैं जो उसमें अपना अधिकार जमाते हैं। तो चीन कोशिश ये कर रहा है कि अगर ये शोल, अभी उन्होंने अपने आप का बता दिया कि हमारा, ये तो हमारा है और क्लेम कर दिया उसी मुताबिक, और उसके बाद में उनका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि शोल के ऊपर वो ये बताना चाहेंगे कि ये तो आइलैंड है। और क्योंकि एक जो यूएन का जो कन्वेंशन है, लॉज ऑफ सी हैं, उनके मुताबिक अगर एक आइलैंड है किसी देश का और अगर वो उस देश की टेरिटरी मान लिया जाता है तो आइलैंड से लेके और उनकी बाउंड्री तक जितना भी पानी बीच में आता है वो उसका, उस देश का हो जाता है। तो उस लिहाज से चीन ये कोशिश करेगा कि जी पूरा का पूरा साउथ चाइना सी, तकरीबन 80% साउथ चाइना सी मेरा, वो एक तरीके से मेरा इंटरनल वाटर हो गया और उसमें मेरा प्रभुत्व होगा। तो ये मेरे विचार से पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक अलार्म बेल होना चाहिए और ये इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड को रिएक्ट करना चाहिए और अमेरिका को भी रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में अगर ऐसा होता है तो सभी के लिए मुसीबत हो जाएगी। जो फ्री मूवमेंट है और जो साउथ चाइना सी में जो एक, तो ये तो ग्लोबल कॉमन है, पूरे वर्ल्ड का पानी है ये, तो वो एक अकेले चीन का नहीं होना चाहिए। कनाडा ट्रूडो के नेतृत्व में बाज नहीं आ रहा है अभी तक। उन्होंने जो डिप्लोमेटिक लड़ाई शुरू हुई थी भारत के साथ वो अभी तक चलती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के जो काउंसलेट है वो एक कैंप लगाना चाहते थे ताकि जितने भी पेंशनर हैं और जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं या इंडियन सिटीजन्स हैं जो डुअल सिटीजन्स हैं, उन लोगों को फ़ायदा हो जाए और उन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन ठीक से हो जाए। लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी और ये कैंप बंद करने पड़े। तो इसके बारे में भारत सरकार ने काफ़ी सख्त तरीके से कनाडा को लिखा भी है और उनके जो डिप्लोमेट हैं उनको बताया भी है। उसी मुताबिक जो कनाडा है उसको शह भी दे रहा है और स्पेस भी दे रहा है खालिस्तानी टेररिस्ट को और क्रिमिनल्स को। अभी ये खालिस्तानी कुछ ही लोग हैं जो टेररिस्ट हैं और क्रिमिनल्स हैं जो इसकी बात करते हैं। भारत में कोई बात करता नहीं है खालिस्तान की। कनाडा में ये कुछ ही लोग हैं और अधिकतर सिख और हिंदू ये सब सेक्युलर है, वो इस बारे में उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये कार्रवाई हो रही है, जो अटैक हो रहे हैं हिंदू टेम्पल्स के ऊपर, उसमें परेशानी सभी लोगों को हो रही है। तो जो जस्टिन ट्रूडो की इसके ऊपर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, देश के अंदर भी हो रहा है। उसी मुताबिक अभी माना गया है कि एक जो टेररिस्ट है, भारत ने एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया था अर्श दल्ला, वो अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने पकड़ा है। अभी जब तक भारत बोल रहा था कि भाई वो तो टेररिस्ट है और उसके खिलाफ 47 FIR हैं भारत में, और उसको रेड कॉर्नर नोटिस भी हमने इंटरपोल का दिया हुआ है, उसकी एक्स्ट्राडिक्शन के लिए भी भारत ने रिक्वेस्ट डाली हुई है। तो ये सब होने के बावजूद कनाडा गवर्नमेंट उसको मान नहीं रही थी। लेकिन अभी जब इनका क्रिमिनल्स का आपस में फायर हुआ
और तो अब उन्होंने अरेस्ट किया है, तो अब उनकी समझ में आ रहा है कि जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं वो उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है कनाडा को। बल्कि चाहे कनाडा में ज़रूर ये क्रिमिनल्स हैं अपना उठा के खालिस्तान बना लेंगे और कनाडियन गवर्नमेंट को ही तकलीफ़ होगी। उसी मुताबिक कुछ नई चीज़ें जो निकली हैं इस हफ्ते, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद में जो नया एडमिनिस्ट्रेशन बनने वाला है, उसमें कुछ नाम सामने आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो भी नए अपॉइंटमेंट आए हैं, उनसे संकेत अगर हम सामरिक तौर पे देखें तो ये मिल रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कोल्ड वॉर 1.0 है, 1.0 है यानी कि अमेरिका और रूस के बीच में, उसको थोड़ा-सा डायल डाउन करना चाहेंगे और वहाँ पे वो लड़ाई बंद कराना चाहेंगे। और कोल्ड वॉर 2.0 यानी कि जो अमेरिका और चीन के बीच में जो कॉम्पिटिशन है, उसको वो ट्रेड वॉर के तौर पे लड़ना चाहेंगे और उसी मुताबिक साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने एनएसए अपने सेलेक्ट किए हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेलेक्ट किए हैं, उसके तो यही नज़र आ रहा है। उसी मुताबिक एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो डेवलपमेंट जो उन्होंने किया, वो है कि एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया है, जो इलॉन मस्क और एक भारतीय मूल के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, इन दोनों ये लोग गवर्न करेंगे। तो इससे भी नज़र आता है कि शायद जो वहाँ का एक जो ब्यूरोक्रेसी है और जो एक कुछ हद तक लोग उसको कहते हैं डीप स्टेट है, यानी कि एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डालने वाले ये जो लोग हैं, उनको भी थोड़ा-सा शायद कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाएगी। भारत की जो आंतरिक हालत है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ उभर के सामने आई है कि मणिपुर में फिर से वायलेंस काफ़ी बढ़ गया है। अभी एक कंट्रोवर्शियल किलिंग हुई थी जिसमें सीआरपीएफ ने क्लेम किया कि भई 11 मिलिटेंट उन्होंने मारे हैं और उसके सबूत भी दिए थे कुछ। और जो लोकल्स हैं उनका ये कहना है कि नहीं, ये तो वॉलंटियर थे जो अपनी बस्तियों को बचाने के लिए वॉलंटियर खड़े हुए थे। तो इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। साथ ही साथ जो नीतीज़ हैं और जो कुकीज़ हैं और जो ज़ाओज़ हैं, बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, इनका आपस में जो टकराव चल रहा है, वो अभी भी जारी है। और इसी बीच एनएससीएन-आईएम ने भी एक घोषणा की है कि अगर एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होता है तो हमें भी शायद दोबारा से रेजिस्टेंस करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट का। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि अभी पॉलिटिकली कुछ बड़ा कदम उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, चाहे वो किसी पॉलिटिकल फिगर को बदली करना हो, चाहे वो कुछ और कदम हो, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसको अभी ध्यान से संभालने की ज़रूरत है। तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं इस हफ़्ते। अगले हफ़्ते हम फिर हाज़िर होंगे, अगले हफ़्ते की इम्पोर्टेंट एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।